हेलो एवरीवन। तो आज फिर से मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 का ये दूसरा सेट है और ये सेकंड पेपर का सीटीपी क्वेश्चन है। इसमें 30 क्वेश्चन मैं पूरे डिस्कस कराऊंगी। और कल मेरे पास कमेंट आए थे कि आपने सीटेट क्लियर किया है कि नहीं, तो मैंने सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही दोनों पेपर क्लियर किया है। आप ये वीडियो देख लीजिए जाकर, आपको भरोसा हो जाएगा। वैसे मैं प्रूफ नहीं दे रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह आधारित करने चाहिए। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कभी भी उन्हें योग्यता के आधार पर समूह में विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों। ये भी ठीक है। कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। फोर्थ भी गलत है। क्यों गलत है ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि हम कभी भी कक्षा में विविधता की उपेक्षा नहीं करेंगे। ठीक है। अगर कक्षा में विविधता है तो वो कक्षा सर्वोपरि है और वो बहुत ही अच्छी कक्षा कहलाती है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो ये किसमें है? ये है ऑप्शन थर्ड में। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? ठीक है, प्रभावशाली नहीं है पूछा है। ठीक है। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये भी ठीक है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। ये भी ठीक है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब प्रभावशाली पद्धति नहीं पूछा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर जो शिक्षार्थी हैं उनको हम ट्यूशन पढ़ने के लिए बोल रहे हैं तो अध्यापक की जरूरत क्या है फिर? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं है कि भूमिका नगण्य है का कोई प्रभाव नहीं होता कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था दोनों की ही एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इनमें संबंध होता है। तो ये जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है ये गलत हो जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय डैश वातावरण के। तो पहले ऑप्शन में तो हमें अच्छा वातावरण चूज करना है और दूसरे में खराब वातावरण। ठीक है। तो ऑप्शन आप उसी के अकॉर्डिंग देखोगे। तो कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए भयावह वातावरण की रचना करनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं। अगर भययुक्त होगा वातावरण तो बच्चा सीखेगा कैसे? तो ऑप्शन पहला हमारा गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धिक वातावरण की रचना करनी चाहिए, ये भी नहीं। हम कभी भी प्रतिस्पर्धा जो है वो शामिल नहीं करेंगे। सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धी वातावरण के। तो ऑप्शन हमारा थर्ड सही हो जाएगा। हमें सहयोगी वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि प्रतिस्पर्धा वातावरण की। ठीक है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? किसके लिए पूछा है? विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने यानी कि मोटिवेट करने के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है? वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखो, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना ऐसा तो है नहीं। ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, वे कार्य देना जो कि सरल हो, ये भी गलत है। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न करना, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, पाठ उपलब्ध कराना विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियता पूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण की लालसा होती है। ये तो सही है। ठीक है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। ये भी सही है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं।
ये भी सही है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्यों? बच्चे खुद क्यों नहीं सोच सकते? बच्चों के अंदर ये जन्मजात शक्ति होती है स्वयं के द्वारा सीखने की और सोचने की। ठीक है। अधिगम एक डैश और डैश प्रक्रिया है। तो अधिगम कौन सी प्रक्रिया है? सरल और व्यक्तिगत, जटिल और निष्क्रिय। निष्क्रिय तो है नहीं, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा। जटिल और सक्रिय, सक्रिय प्रक्रिया तो है। तो क्या आंसर हो जाएगा? जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। मतलब कि 7th का क्या हो जाएगा? 3rd आंसर। सीखना एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर बहुभाषिता वाली उनकी क्लास है, बहु विविधता है उनकी क्लास में, शिक्षिका की क्लास में, तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उनको समझना चाहिए या देखा करना चाहिए, टालना चाहिए या उपेक्षित करना चाहिए? तो मैंने फिर से मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर से बोल रही हूँ, बहुभाषिता या बहु विविधता वाली क्लास है तो उसको कभी भी टीचर डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, हमेशा रिस्पेक्ट करेगी और उनको स्वीकारेगी। तो क्या होगा? समझना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ठीक है, किस कक्षा में? पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा में या व्यवहारवादी कक्षा में, अध्यापक केंद्रित कक्षा में या प्रगतिशील कक्षा में? तो इसका क्या हो जाएगा? एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार, शिक्षिका क्या कर रही है? विद्यार्थियों की जरूरतों के अनुसार परिवर्तित कर रही है ना। तो मतलब कि क्या है? प्रगति वाली कक्षा है वो, प्रगतिशील कक्षा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। बच्चों का विद्यालय में असफल होना साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमी है और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। हम कभी भी बच्चों में कमियां नहीं निकाल सकते। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। ये भी गलत है। प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। ये भी गलत है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ये ऑप्शन सही है। हम कभी भी, अगर बच्चा असफल भी हो रहा है तो हम कभी भी बच्चे और बच्चे की फैमिली पर बच्चे की फैमिली को दोष नहीं देंगे। ठीक है, हम अपनी गलती मानो कि तुमने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया कि बच्चा असफल हो गया, तो किसकी गलती होगी? विद्यालय की गलती होगी। ठीक है, बच्चों का असफल होना विद्यालय की गलती है। 11th क्वेश्चन, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? बच्चों का ध्यान भंग हो जाता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। ऐसा नहीं है। समूह में बच्चा बहुत अच्छे से सीखता है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ये भी गलत है। हमें कंपटीशन नहीं करवाना है बच्चों को समूह में पढ़ाकर, और समूह में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, सहयोग की भावना उत्पन्न होती है ना। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्षा कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन 3rd हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन 4th भी देख लेते हैं। बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3rd हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 12th क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय का क्या स्थान है? प्राथमिक कारक होता है, द्वितीयक कारक होता है, कि कोई भूमिका नहीं होती, कि बहुत कम भूमिका होती है? पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। विद्यालय की बहुत कम भूमिका होती है, ऐसा नहीं है। कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता। विद्यालय की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, और प्राथमिक कारक जो होते हैं वो परिवार होता है। बच्चों का समाजीकरण का प्राथमिक कारक परिवार है और विद्यालय क्या होता है? द्वितीयक कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? किस मनोविज्ञान ने प्रस्तावित किया था कि बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो ये किया था जीन पियाजे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। विकास सुरुचिपूर्ण, सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। ये गलत है। एक दिशीय प्रक्रिया तो है नहीं। बच्चों के विकास में बहुत सी संस्कृतियां, विविधताएं होती हैं। ये सही है। बच्चा अलग अलग संस्कृति का होता है, अलग अलग सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय में होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं।
15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो मध्य बाल्यावस्था की अवधि का जो है हमें विशेषता बतानी है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास ये नहीं होगा, ठीक है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, अमूर्त रूप से जब सोचता है बच्चा वो किशोरावस्था की स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना ये भी नहीं होगा। तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये वाला ऑप्शन ठीक है चौथा, क्योंकि मूर्त चिंतन, इसमें बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है बाल्यावस्था को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमूर्त, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था होती क्या है। तो जीन पियाजे ने क्या है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। संवेदीगामक होती है 0 से 2, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक होती है 11 से 14। तो यहाँ पर बताया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताना है, तो 11 से 14 वर्ष के बच्चे के बारे में हमें बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है बच्चा इस एज में, ठीक है। 17 क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, ये किस अवस्था में होता है? कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। तो किस अवस्था में यह विश्वास होता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है, ये किस अवस्था में होता है? ये होता है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास में, ठीक है। सामाजिक प्रणाली की बात करी जा रही है तो सामाजिक क्रम व्यवस्था में ही होगा ये, ठीक है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो बाल्यावस्था में विकास कैसे होता है? बाल्यावस्था में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले 2 व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह कर नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और ये निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता क्या है? इसे ZPD भी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये ZPD कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ZPD किसने दिया है, तो ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की ने दिया है। और ये कैसे होता क्या है, एक समझ लीजिए, एक वास्तविक विकास है और एक जो है संभाव्य विकास है, मतलब संभावना वाला विकास है। तो उन दोनों के जो बीच का अंतर होता है ना, बीच के अंतर का जो क्षेत्र होता है उसे ही बोलते हैं निकट विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसे जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ZPD किसने दिया है, तो ये दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। क्या केवल यही होता है जब हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, तो क्या यही रीजन होता है कि हम अभिभावकों को बता सकें कि आपका बच्चा फेल हुआ है या पास हुआ है? तो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ये ऑप्शन हमारा सही है। जब हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चों ने कितना सीखा है या हमें अपनी टीचिंग में कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर भी हम 3rd और 4th भी देख लेते हैं। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, ऐसा तो है नहीं। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
21 क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार और अंत स्थिति अनुपालन संभावना में से हमको ये बताना है कि ये मैचिंग जो करी गई है, जो मिलान है, ये सही है या गलत है। तो भाषिक बुद्धि जो है क्या मूर्तिकार होती है? भाषिक बुद्धि से मूर्तिकार बनता है। शारीरिक गति संवेदना से खिलाड़ी, स्थानिक बुद्धि से मनोवैज्ञानिक, या अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से विक्रेता। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषिक बुद्धि से मूर्तिकार तो नहीं बनता, वो साहित्यकार वगैरह बनेगा, है ना। तो पहला तो गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या है? शारीरिक गति। अगर बच्चे में शारीरिक गति वाली बुद्धि मतलब वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम है, बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, दौड़ भाग अच्छे से कर सकता है, तो वो क्या बनेगा? खिलाड़ी बनेगा। तो ये हमारा सेकंड आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। लेव वाइगोत्स्की से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, 23 क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करे। मैंने पहले भी बोला है, कभी भी पुरस्कार और दंड जो है वो पॉजिटिव वे में नहीं होते हैं। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्यक्रम को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। ये भी गलत हो जाएगा कि केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के लिए ही उपयोग करना गलत है। ठीक है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। कभी भी हम बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत नहीं करेंगे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक लचीला। अगर बाल केंद्रित कक्षा है तो अध्यापक क्या है? लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, पहले तो मैंने आपको बोला है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? पहले तो आप मुझे ये बताइए। सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। और जहाँ भी सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक चीज़ें ऐसे करके आए ना, तो समझ लीजिए लेव वाइगोत्स्की ही उसका क्या है? आंसर है। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में। ये किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। 25 क्वेश्चन है, कभी भी सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले तो हम ऑप्शन देखते हैं। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना गलत है। ठीक है, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना ये भी गलत है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना ये भी गलत है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना। ठीक है, यही है, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए हमें मिश्रित लिंग समूह ही बनाना पड़ेगा और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। ठीक है, 26 क्वेश्चन है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। मैंने पहले भी बोला था जो बहुभाषिता वाली कक्षा है वही सर्वोपरि है, वो सबसे अच्छी कक्षा है। ठीक है, तो अध्यापक को उस कक्षा को कैसे लेना चाहिए? एक समस्या के रूप में, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक गुण और साधन या रुकावट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक गुण और साधन के रूप में लेना चाहिए शिक्षक को, ना कि एक समस्या के रूप में, ना एक व्यवस्थागत मुद्दा, ना एक रुकावट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक गुण और साधन। है प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रश्न हल कराने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तो जब प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो क्या है? उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप करवाने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा।
28 क्वेश्चन है, पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। पठन वैफल्य मतलब कि क्या होता है, डिसलेक्सिया ना, मैंने पढ़ाया हुआ है। डिसलेक्सिया बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। डिसलेक्सिया बच्चे कौन से बच्चे होते हैं, जो जिन्हें पढ़ने में और समझने में उन्हें दिक्कत होती है, वही तो डिसलेक्सिया होते हैं ना, डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने के लिए क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तो किस प्रकार हम जो है उनकी पहचान कर सकते हैं, जब हम उनको पढ़ाएंगे और लिखवाएंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि बच्चे को डिसलेक्सिया है या नहीं। तो 28 का क्या हो जाएगा, पहला। 29 क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, ये तो ज़रूरी है। अगर उसकी दृष्टि आंशिक हो गई है, उसे कम दिखता है, तो 29 का पहला तो सही है ना। और हमें बताना है गलत। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट भी ठीक है, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें भी ठीक है। हमारा गलत आंसर मतलब ये जो है ये गलत है, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा का यही तो विचार है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो हमारा ऑप्शन क्या, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।